नमस्कार, स्वागत है आपका बजट अड्डा में, और जिसका नाम हमने रखा बजट पॉलिटिकली करेक्ट, क्योंकि आज का जो बजट पेश किया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको थोड़ा डीप डाइव करके समझने की ज़रूरत है। पूरे बजट को अगर आप एक सरसरी नज़र पे देखें तो दो चीज़ों पे फोकस किया गया है, एक रूरल और स्किलिंग जॉब, और दूसरा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या जो टैक्स पेयर हैं 2 करोड़, उनके ऊपर और टैक्स का बोझ डाला गया है। ये है इस पूरे बजट की वन लाइनर। इसके साथ इन्होंने 2 काम और किए हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार को तगड़े पैकेज दिए हैं। इसलिए मैंने कहा था पॉलिटिकली करेक्ट, क्योंकि दोनों इनके सहयोगी दल हैं, और जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब एक एडजस्टमेंट की भी चीज़ें हैं। तो असम बिहार को करीब 60,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए के पैकेजेस, साथ में बहुत सारी स्कीम इन राज्यों को भी दी गई हैं। लेकिन कहानी इससे आगे ये है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पे जो मिडिल क्लास बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा, वहाँ उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ नहीं है। न्यू रिजीम जो बनाया गया टैक्स वाला, उसमें थोड़े से टिंकरिंग की गई, जिससे आपको नेट गेन 17,500 करोड़ रुपए का हो सकता है अगर आप बहुत प्रूडेंटली करेंगे तो इनकम टैक्स पे एक तो ये हुआ। दूसरा, मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए एक बड़ी अच्छी खबर नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया गया है, और इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया गया है। और अक्रॉस द एसेट क्लास अब यही फार्मूला चलेगा, यानी शॉर्ट टर्म में 20% का टैक्स और लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स। तो रियल एस्टेट वाले प्लेयर्स शायद अभी समझ में नहीं पा रहे होंगे कि इनके ऊपर एक्चुअल में इम्पैक्ट किस तरीके का आया है। ये दरअसल क्यों किया गया है और इस बजट को कैसे समझा जाए, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे, और मार्केट इसमें कैसे रिएक्ट करेगा, पॉलिटिकली ये बजट कैसा है, और ओवरऑल क्या ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है या एक पॉपुलिस्ट बजट है। पहले सुनते हैं इनकम टैक्स और LTCG के बारे में वित्त मंत्री जी ने क्या बोला। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. तो थोड़ी STT भी बढ़ा दी है। फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर के चिंता पहले ही जाहिर हो चुकी थी। फिस्कल डेफिसिट के पैमाने पर अच्छी खबर है, 5.1 की जगह अब और उसको नीचे लेके आ गए हैं। वो एक बड़ी अच्छी खबर है जिसको FIIs या दुनिया के बड़े निवेशक सुनते हैं। तो वहाँ पे सरकार ने ये तय किया है कि वो फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए उसको कम करेंगे, और खर्चे में बहुत बड़ी कटौती नहीं की, क्योंकि ओवरऑल बजट का साइज़ करीब 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। दूसरा, जॉब के फ्रंट पे बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। 1 करोड़ लोगों को नौकरियों के मौके मिलेंगे, इंटर्नशिप कराई जाएगी, उसमें सरकार भत्ता देगी, साथ ही जो PF पे किया जाता है उसका कुछ हिस्सा सरकार पे करेगी। तो बड़ी भारी ऐलान है जॉब क्रिएशन या युवाओं को जॉब देने के लिए, क्योंकि अभी चुनाव में ये बहुत बड़ा एक मसला बना था। आइए इस पर सुनते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well
and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. तो ये तस्वीर पूरी बजट की आपके सामने है, जो मोटी मोटी सामने आ रही है। इसको अब चलिए डिकोड करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है गेस्ट हैं, उनके परिचय कराता हूँ आपको। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन एशिया पैसिफिक जन्मेजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हिरनदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हिरनदानी जी हैं। आईएसबी हैदराबाद के प्रोफेसर प्रसन्न तंत्री जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़े आप। और पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बहुत क्विक कमेंट में सबसे चाहूँगा कि वो हमें दें। जन्मेजय सर, आपके साथ कैसा लगा आपको बजट? ग्रोथ ओरिएंटेड है या पॉपुलिस्ट? देखिए, अभी जो कॉन्टेक्स्ट है दुनिया की और इंडिया की, उसमें तो मुझे ये बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लगा। क्योंकि तीन चीज, एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को अभी तक हम लोग अपनाए जा रहे हैं। दूसरा, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके 6 महीने में पूरा ओवरव्यू किया जाएगा। तीसरा, जीएसटी को सिंप्लीफाई एंड एक्सटेंड किया जाएगा। तो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर और बेसिक फिस्कल कंसोलिडेशन और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ से ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये बेसिक्स प्लेस में है। उसके बाद जो 9 एरियाज पर ऐलान किया गया है, वो तो डिटेल में पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्या उसमें होगा, क्या नहीं होगा। मगर ओवरऑल उसमें भी नंबर 9 पॉइंट में जो था, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, फैक्टर कॉस्ट का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रिफॉर्म है। क्योंकि उससे नेक्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमी को आगे बढ़ने में बढ़त होगी। जी, प्रोफेसर तंत्री सर, आपने तो बिल्कुल अब तक इसका पोस्टमार्टम कर लिया होगा। कैसा लगा आपको बजट? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है, ये कंजम्पशन ड्राइव करेगा, ग्रोथ आएगी, उससे नौकरियां मिलेंगी और लोग इंटर्नशिप कर पाएंगे? नमस्ते। मुझे लगता है कि ये जो फोकस है जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। इंडिया में अगर नंबर 1 कोई प्रॉब्लम है अभी, इट्स अ लैक ऑफ स्किल्स। सो अगर नौकरी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो कंजम्पशन नहीं होगा। जो फ्री बीज के द्वारा जो कंजम्पशन है वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो जो स्किल गैप एड्रेस करने के लिए, और सरकार ने सॉर्ट ऑफ एडमिशन किया है कि ऑफिशियल जो मशीनरी, ऑफिशियल प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, तो मार्केट के डिमांड के, व्हाट एवर इज द डिमांड इन द मार्केट, प्राइवेट कंपनी में काम करके इंटर्नशिप के द्वारा, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, आपको याद होगा, सीखो कमाओ योजना। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ दैट ओनली। तो इसको एम्फोसिस करना, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और सीएसआर बजट को इसमें यूज करना, वो भी बहुत बड़ी, गवर्नमेंट कंपनीज का सीएसआर बजट 10,000 करोड़ है। इफ ऐड प्राइवेट कंपनीज 40 से 50,000 करोड़ है इस साल। तो आई थिंक ये एम्फोसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट इज अ मेजर शिफ्ट। ये बहुत बिग चेंज फ्रॉम फोकस ऑन फिजिकल कैपिटल बिफोर। एंड मेरा कंप्लेंट है टैक्सेशन के बारे में, नेक्स्ट राउंड जब आएंगे तब बात करूंगा। बट ऑन अ मेजर पॉइंट, इनका जो assumption है कि जस्ट बिकॉज मार्केट इज अप, जीडीपी टू स्टॉक मार्केट रेशियो कुछ 120% हो गया, इसका मतलब इसलिए ओवर हीटिंग हो रहा है, लोग बहुत डेरिवेटिव कर रहे हैं, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, ये सब क्वेश्चनेबल है, इसका कोई आधार नहीं है। तो जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है उसमें अदर देन जस्ट समरी स्टैटिस्टिक्स, उससे कुछ भी नहीं है। उसके बेसिस पर टैक्स लगाना मुझे लगता है वो बहुत गलत है। सो 80% ऑफ द बजट, while it is good, imposing tax based on certain assumptions, मुझे लगता है वो बहुत वो एक गलत हो गई। और मुझे ये नहीं लगता कि ये पॉपुलिस्ट बजट है। जैसे 4.5% नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर फिस्कल डिफिसिट 5.8 का था, 5.6 किया है। तो ये 4.9 भी इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए इनका जो टैक्स ग्रोथ एजम्पशन है सिर्फ 10.5%। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज 10.5, टैक्स ग्रोथ 10.5। Last year on a 9.5 nominal GDP, tax growth was 12%. ये बहुत ही कंजर्वेटिव बजट है। One thing which will stand out about this finance minister is credibility. तो वो सब, I think 90% of the budget is great, except increasing taxes on flimsy assumptions, on summary, based on some rough summary evidence. उसको अवॉइड करना चाहिए था। Otherwise, I think it's a very good budget.
ओके, हीरनंदन जी, आपका व्यू, क्योंकि आपके सेक्टर में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इंडेक्सेशन ख़त्म और लॉन्ग टर्म लगा दिया है 12.5% का। नीरज जी, हाँ, हमारा सेक्टर ने ये मांगे की थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कम किया जाए। तो हमारे पास 3 साल की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल का था और 20% था। उसको उन्होंने कर दिया है 2 साल और 12.5%। तो मेरे अंदाज से वो कम किया है। लेकिन इंडेक्सेशन लाने के कारण ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म 10 साल से या 9 साल से ज्यादा जो एसेट्स हैं, उसकी जो टैक्सेस होंगे उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक बात आप देखें तो आज की तारीख में ये बात चलती थी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। एक तो कहाँ ज्यादा बढ़ाव मिलेगा, और दूसरी बात ये थी कि जहां टैक्स ज्यादा लगेगा तो वो ये समझते थे कि रिटर्न्स की बात एक थी, लेकिन टैक्स कम लगेगा, आप कैपिटल गेन्स टैक्स कम लगेगा आप स्टॉक मार्केट में करेंगे। तो इस हिसाब से रियल एस्टेट ये मांगी की थी इन टर्म्स ऑफ इट। बट ओवरऑल जो देखा जाए इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में जो उन्होंने कमिटमेंट किया है 10 लाख करोड़ ओवरऑल हाउसिंग के लिए करेंगे, और 2 लाख 2.25 लाख करोड़ ओवरऑल करेंगे 5 साल के अंदर फॉर अफोर्डेबल, 2 करोड़ रूरल हाउसिंग और 1 करोड़ अर्बन हाउसिंग जो करेंगे, मेरे अंदाज से वो हाउसिंग के ऊपर काफी बढ़ोतरी आएगी। लास्ट 6-8 महीने में अफोर्डेबल हाउसिंग काफी कम हो गया है और डिमांड भी कम हो गया है। एक तो ब्याज बढ़ गया है, आरबीआई के 2 साल पहले 6.5% हाउसिंग के ऊपर था, आज के तारीख में 8.5-9% हाउसिंग का है। उपरांत ये इंटरेस्ट सबवेंशन भी निकल गया है। तो ये दोनों के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काफी प्रॉब्लम रहा है ये सेक्टर को। तो ये मेरे अंदाज से पीएमए स्कीम का फिर आने से कौन है। और तीसरी बात रही कि जो डायरेक्शन दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी कम करने के लिए, विमेन को फैसिलिटी देने की, और ओवरऑल जो कॉस्टिंग आज की तारीख में शहर में है, जैसे मुंबई जैसे शहर में देखा जाए तो स्टैंप ड्यूटी, दूसरे जो डेवलपमेंट चार्जेस और दूसरे चार्जेस हैं, आज 50% टोटल कॉस्ट घर का है, वो गवर्नमेंट ड्यूटीज, टैक्सेस, जीएसटी और सब मिलके उसके लिए कॉस्ट है। तो मेरे अंदाज से ये एक डायरेक्शनल है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कि इसको कुछ कम करना चाहिए। तो इसलिए जो स्टेट्स एटलीस्ट बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वो तो जरूर फॉलो करेंगे, और दूसरों को शायद वो लोग इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप ये बेनिफिट दें तो हम ज्यादा राहत ये स्टेट को देंगे। तो मेरे अंदाज से ये डायरेक्शनल काफी रहा है रियल एस्टेट में भी एंड ओवरऑल डायरेक्शन में।
सुनो, पॉलिटिकली करेक्ट, मैं कहूँगा इकोनॉमिकली करेक्ट। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार का उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं क्यों खुश होना चाहिए लोगों को, मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि ग्रोथ के जो इंजन है उसको सपोर्ट करे। सरकार का काम ये नहीं कि वो ग्रोथ क्रिएट करे, उसका काम ये है कि वो एक एनेबलर बने। और एनेबलर बनने के लिए क्या जरूरी है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जॉब्स क्रिएशन करने हैं, हेल्थ केयर पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है। तो उस सब पे तो पूरा फोकस था बजट का। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोताही हुई, यहाँ पे किसी ने कहा कि भाई आप कम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मार्केट्स में रैशनलाइजेशन हुआ है रेट्स का, लोग अभी भी सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% हो गया। तो कितने लोग हैं मार्केट में जो सिर्फ 1 साल की ट्रेडिंग करते हैं जिनको इससे नुकसान होगा? आजकल ज्यादातर तो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए। नया जो बजट लॉन्ग जो टर्म आया है, है वो जो लॉन्ग टर्म है वो तो 12.5 10 का 12.5 हो गया। मुझे नहीं लगता कि उससे मार्केट में कोई इन्वेस्ट करना बंद कर देगा। उसके फायदे भी है ना, अनलिस्टेड बराबर हो गया, रियल एस्टेट बराबर हो गया, आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एक प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम है। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते क्या ये बेटर नहीं होता कि आप ड्यूरेशन बढ़ा देते? आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म 3 साल के लिए। नहीं, करने को बहुत कुछ कर सकते थे, हो सकता है हो बाद में, मुझे नहीं मालूम। पर मुझे ये आज का जो थोड़ा रिएक्शन है वो थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा है इस बात पे कि सिर्फ टैक्स रेट बढ़ गया, पर जो बाकी काम हुए, जो बाकी अनाउंसमेंट हुए, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क पुश हुआ, देखिए उस पे अभी तक मुझे लगता है पूरी चर्चा ठीक से हुई। आई एग्री। अभी मैं प्रसन्ना जी ने थोड़ा अप्रसन्नता जाहिर की है इस पे, मैं भी उनसे लॉजिक। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सरकार 10 साल से एनेबलर का ही काम कर रही है। कॉर्पोरेट टैक्स 9 लाख करोड़ और इनकम टैक्स 10 लाख करोड़। तो आपने एनेबलर के तौर पे कॉर्पोरेट टैक्स कम किया तो कितनी कैपेक्स हुई प्राइवेट? आज भी ये सवाल उठता है, प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है। तो एनेबलर बन के कोई बहुत फायदा नहीं। आप डिमांड जनरेट नहीं कर रहे हैं। आपने सीखो और कमाओ मुझे सिखा दिया, अब मैं कमाऊं कैसे जब डिमांड ही नहीं है? डिमांड जनरेट करने के लिए इस बजट में क्या, मेरे को ये भी समझना है। एक मिनट पहले मैं एक व्यू सब ले लूँ। अनिल जर, हमारे चारों मेहमान, नहीं प्रसन्ना जी को छोड़ के सब कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा। प्रसन्ना भी एक सेगमेंट छोड़ के सब कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको बजट? नीरज जी, पहले आप सबको नमस्कार। तो मैं थोड़ा वो टेक्निकल इशू के कारण आवाज थोड़े पैनलिस्ट के कमेंट्स कट गए थे, लेकिन शायद ओवरलैप हो मेरा जो समरी है बजट का। तो मेरा जो अंदाज है कि ये गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स का एक बजट है, और इसको अगर हमें परखना है तो इसकी बारीकी में इस बजट की खूबी है। जो पहले अंदाज में, जैसे आपने मार्केट में भी देखा, हम सबको भी लगा इस बजट में कुछ नहीं है, लेकिन जब हमने गौर से इसको देखा तो काफी 3-4 बातें आपके हमारे सामने उभर के आती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ गुड इकोनॉमिक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस, मतलब जो कि फिस्कल गार्डरेल्स में ये बजट को रखा गया, जबकि वित्त मंत्री के पास एक बहुत बड़ा वॉर चेस्ट था, उनके पास मतलब खूब फिस्कल उपलब्धि थी, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया कि पॉपुलिज्म में नहीं डाला। तो मतलब कि और कमिट कर दिया देश को कि आगे जाके एक और मतलब डिफिकल्ट पैरामीटर, ये जो डेट टू जीडीपी, अभी हम फिस्कल डेफिसिट को देख रहे हैं, डेट टू जीडीपी की पाबंदी गार्डरेल्स के अंदर अब फिस्कल धर्मा हमारा चलेगा। दूसरी बात है कि जो ये इन्होंने जो स्कीम, जो स्पेंडिंग के जो कमिटमेंट किए हैं, जो एक तरीके से जो चुनावी रिजल्ट हैं उनके अंदाज में किए हैं। आंध्र प्रदेश का जो पैकेज का बहुत अभी चर्चा हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए बजट से उतने पैसे नहीं गए जितना वित्त मंत्री ने कमिट किया है कि एडीबी, वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसे दिलाए जाएंगे और वहां से फंडिंग होगी। कि मतलब बजट को लेवरेज किया है, देश की आर्थिक स्थिति को लेवरेज किया है कि अब एडीबी वगैरह से लोन्स लिए जाएंगे। तीसरी बात है कि जो ये इसकी जो एक उपलब्धि है, एक कोशिश है, और कोशिश जो है एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ये पूरे अगले 5 साल में पहला बजट है। तो एक तरीके से एक राजनीतिक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ये सरकार दिखा रहा है कि जो चुनावी नतीजे शायद इनकी तरफ नहीं गए हो, लेकिन इनकी जो एनडीए की मेजॉरिटी है वो एक तरीके से उसको सामने प्रकट कर रहे हैं कि अब हम, ये पहला चैप्टर है, अभी 3-4 चैप्टर और हैं, और उन्होंने जो कमिट किया है कि एक न्यू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आगे हमारे सामने रखेंगे और फिर एक न्यू टैक्स कोड। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस समझिए। एंड उस तरीके से अगर बजट को देखें
तो मैं जैसे शुरू में कहा, गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स। ओके प्रसन्न सर, अब आपके पास दोबारा से आपने एक क्वेश्चन रेस किया कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। Yes. एक एक चीज़ें आप मुझे समझाइए। मुझे तो ये भी समझना है कि गोल्ड पे ड्यूटी कम क्यों की गई है? सिर्फ इसलिए कि स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकना है, ये लॉजिक भी दिया गया है, सेक्रेटरी साहब ने दिया। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो टू क्लैरिफाई, मेरा ये नहीं कहना है कि आप टैक्स मत, कॉर्पोरेट कैपिटल गेन में टैक्स लगाना अच्छी बात है, क्यों 12-10% होना चाहिए कि जब इंटरेस्ट पे 30% लगता है, वो ठीक है। पर ये कहना कि बिकॉज मार्केट टू जीडीपी इज 120%, मार्केट इज ओवर हीटेड, हम साउथ ईस्ट एशिया 97 पे जा रहे हैं, यूएस पे जा रहे हैं, कंपैरिजन नहीं है। वी आर नॉट ओवर फाइनेंशियलाइज्ड। हमारे क्रेडिट टू जीडीपी इज वन ऑफ द लोएस्ट। 60-70% of our people don't have access to credit. ये ऐसे सोच के, ये तो लास्ट टाइम हमने जो बात किया था आरबीआई के, अगर आपको याद है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट बढ़ गया तो उसके ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया, देखा भी नहीं कि रिस्क बढ़ रहा है कि नहीं, जस्ट बेस्ड ऑन अ समरी स्टैटिस्टिक्स एज्यूम करना कि कुछ गलत हो रहा है और जो प्रॉब्लम नहीं है उसके पीछे जाना और इसके वजह से ग्रोथ को कम करना, ये गलत है। yes, I'm thinking about I'm telling you about the thinking behind this. वो STT लगता है कि 0.1 to 0.2, but ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज आप शॉर्ट करोगे मार्केट में तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज द ओनली वे। अगर आप शॉर्टिंग को अगर शॉर्टिंग को अगर आप डिस्करेज करोगे तो मार्केट और ऊपर जाएगा, कम नहीं जाएगा। बहुत रिसर्च है इसके बारे में। तो समरी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिसीजन नहीं होना चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं। Now coming to other issues, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, और एक और प्रॉब्लम है इंडिया में, रेगुलेटर्स। आपने कहा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हमारा आज अब रियल रेट है, अगर आप कोर इन्फ्लेशन आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 3%, और आपका जो रिपो रेट है 6.75, 3.75% रियल रेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, राइट? अगर हमें ये समझना है कि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या है, उनको रेगुलेटर्स को भी कहना पड़ेगा कि आपको भी इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने उनका काम कर दिया, अभी फिस्कल डेफिसिट कम कर दिया। अगर आप फूड प्राइस के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट रेट, रियल रेट 3-4% रखोगे, मुझे पता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 5-5.5 है, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मैटर नहीं करता इन स्पिरिट। व्हाट मैटर्स इज कोर इन्फ्लेशन। तो ये सब प्रॉब्लम है, जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स है कहीं और है। इन्होंने ये अच्छा स्कीम अनाउंस करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। जैसे कैपेक्स इन्होंने इतने साल किया, कॉर्पोरेट टैक्स कट किया, इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रियल रेट बहुत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज स्टिल प्रॉब्लमेटिक। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये गोल्ड का भी इशू, आपको याद है 2014 में क्या था? हमने बैन कर दिया था उसको, हमने कहा कि इंपोर्ट बहुत बढ़ गए, तो वहां से सडनली सोच बदलना, तो इसको ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है। इसके ऐसे जब आप ऐसे सी चेंज करोगे तो यू हैव टू थिंक थ्रू प्रॉपर्ली। तो ये जो एजम्पशन है उसके इससे मुझे प्रॉब्लम है। तो कैपिटल गेन बढ़ाइए थोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। आई गेट इट, बट दिस वे ऑफ पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन समरी स्टैटिस्टिक्स इज रॉन्ग। मतलब एक लार्जली ये कहा जाता है कि गोल्ड को डिस्करेज करिए, आप डेट इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगवाएंगे सबसे, और आप इक्विटी जहाँ से फंड रेज हो सकता है उसको आप टैक्सेशन में ज़्यादा लेके आ रहे हैं। मतलब जूलर्स को, और लॉजिक क्या दिया गया कि 8% जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका गोल्ड होता है, और बहुत सारे लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, टेक्सटाइल से ज़्यादा कहीं नौकरी कर रहे हैं क्या लोग? उसको क्या दिया आपने? मेरा सवाल ये, बीसीजी वाले सर, जो बात तंत्री जी कह रहे हैं उसी को डीप में आपसे समझते हैं सर। ग्रोथ 6.5%, 7% की ग्रोथ पे आप 1 करोड़ लोगों की नौकरियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटर्नशिप कराएं। कहाँ कराएंगे इंटर्नशिप? कौन सी नई फैक्ट्री लगी जहाँ पे लोगों को इंटर्नशिप कराएंगे, 5-5 हज़ार रुपये देंगे? देखिए, पहले जो प्रोफेसर तांत्री बोले उससे काफ़ी चीज़ में सहमत हूँ उनसे, क्योंकि रेगुलेटर्स को भी समझना है कि हम लोग को क्या, भारत को अभी क्या चाहिए, और रियल इंटरेस्ट रेट इस लेवल पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वो जो बोल रहे हैं मैं उनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। दूसरी बात आप बोल रहे हैं गोल्ड के बारे में, तो एक इन लोग टैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं कि कहीं हम थोड़ा सा इंटरेस्ट घटा दें तो
उन लोग कस्टम्स ड्यूटी देगा कि स्मगलिंग करेगा, कि क्या पिविट पॉइंट है यहाँ पर स्मगलिंग बढ़ जाता है और ड्यूटी घट जाता है, क्योंकि ये डेड इन्वेस्टमेंट है तो उसमें थोड़ा सा ड्यूटी तो ले लें। मैंने हमको तो लगता है वो सोच उस किस्म की है। मगर मैं एक सवाल सब लोग के सामने डालना चाहता हूँ। अभी जो ग्लोबल स्थिति है वो काफी नाजुक है और उस पर हम लोग को बिल्कुल कड़ी नजर रखना चाहिए। तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि इंडिया का सिचुएशन काफी बढ़ रहा है और बेहतर होते जा रहा है। आप MSCI इंडेक्स देख लीजिए, कहाँ हम लोग 3-4 साल पहले 6-8% पर रहते थे, अब करीब 20% पे आ गए। चाइना करीब 45% पे होता था, वो भी 23-24% पर आ गया। तो हम लोग करीब टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो जा रहे हैं। तो कहीं हम लोग टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस बार जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को नहीं छोड़े हैं, जब बहुत आसान था छोड़ने के लिए, 2-3 स्टेट का इलेक्शन आ रहे हैं तो पैसा हम लोग फेंक सकते थे और कहीं वो फेंकते तो ये पूरा कंसोलिडेशन मूवमेंट जो है हट जाता। अभी देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर भी बोला है कि स्टेबल से पॉजिटिव आउटलुक कर दिया है। कहीं वही एक हम लोग का रेटिंग इंक्रीज हो जाए। वो कह लें तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का तो अपना मॉडल सब समझना चाहिए कि क्यों हम लोग का अभी तक क्रेडिट रेटिंग जहां है वहां है, मगर कहीं वो इंप्रूव हो जाए तो देखिए हम लोग का कॉस्ट ऑफ फंड, तो जैसे ये प्रोफेसर तांत्री जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि कहीं इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रहते हैं तो उसमें बहुत आपत्तियां आ जाते हैं बिजनेस के लिए। तो अभी आप बजट भी देख लीजिए, बजट में वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर, वन ऑफ द हाई वंस विल बी इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं घट जाए तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है इसको हम लोग को अप्रिशिएट करना है और उसके साथ जो बोला जा रहा है GST को सिंप्लीफाई एक्सटेंड करेंगे, पूरा टैक्स का रिव्यू करेंगे और जो न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स में हम लोग अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। अभी इंडिया इज स्टिल नॉट इजी टू डू बिजनेस, इट इज गेटिंग इजियर बट इट इज नॉट इजियर। इकोनॉमिक सर्वे ने बड़े अच्छे बात बोले हैं इसके बारे। और पूरा जो सिस्टम में फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है उसको बढ़ावा मिलेगा, तब इंडियन इकोनॉमी जो है अनलीश और अनलॉक होगी। तो ये कंजर्वेटिव एस्टिमेशंस तो अच्छी बात है क्योंकि क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी अभी हम लोग को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और इसमें जो डेटा पर भी मामला को जो लेकर के बात किया गया है कि हम लोग को डेटा इंप्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। मेरा तो एक बड़ी मांग रह गई और उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूँ और मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग हर महीना इस पर एक बार चर्चा करें कि पानी पर, वाटर पर कुछ नहीं किया गया है, रादर देन वो अर्बन के नीचे थोड़ा सा सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है, मगर हम लोग वाटर को सीरियसली अभी तक नहीं ले पा रहे और ये मामला जो है विल कम बैक टू हॉन्ट अस। हम ये बोल रहे हैं रिपीटेडली कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए। परफेक्ट। हिरन जी, एक सवाल आपसे जो कि आपको जल्दी जाना है थोड़ा, क्या आपके सेक्टर के लिए जो किया गया, आप लोग मांग कर रहे थे रेंटल हाउसिंग करें, उसमें कुछ किया है उन्होंने, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट करें और आज कुछ टैक्सेशन में चेंज किए हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी क्या इससे, आपको लगता है? नहीं, रेंटल हाउसिंग का जो किया है वो बहुत ही छोटे एक्सपेरिमेंटल किया हुआ है। वो है इंडस्ट्रियल हाउसिंग फॉर बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर एक शुरुआत की है। PPP मॉडल जो किया है विद इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ डॉर्मेटरी अप्रोच, तो मेरे अंदाज से दिस इज नॉट इवन क्वार्टर ऑफ 1% ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इन रेंटल हाउसिंग। तो मेरे अंदाज से इससे तो ये शायद एक्सपेरिमेंटल एक पहले पगला लिया है विद अ वेरी हेजिटेंट मूव। लेकिन हमें सोचना है कि हम 5 साल से ये मांगे कर रहे हैं कि रेंटल हाउसिंग के ऊपर कुछ फायदा देना चाहिए, कुछ राहत देनी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो पूरे देश में हम अब तक ये कह रहे हैं इट इज टू बाय अ हाउस, और हम समझते हैं कि रेंटल हाउसिंग को इतना ही जोर देना चाहिए जितना परचेस ऑफ हाउसिंग करें।
अमेरिका जैसे देश में, अमीर से अमीर देश में 50% लोग रेंटल हाउसिंग में रहते हैं जन्म से मरण तक। तो मेरे अंदाज से हमारे देश में भी उसको कुछ प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। जैसे देखिए अभी रेंटल हाउसिंग इसके लिए किए हैं, तो व्हाई नॉट सर्विस के लिए। सर उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके सेक्टर की ग्रोथ के लिए क्या है इस बजट में? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल है, बहुत ही कम, इसके कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक खुशी होती है कि एक शुरुआत हो गई बस। नहीं, अदरवाइज कोई चीज है जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन को ग्रोथ देगी, इम्पेटस देगी? रेंटल हाउसिंग पूरे तरीके से खोल देता तो सर वो नहीं है, मैं हिरनंदानी जी, सर वो रेंटल को छोड़ दे, भूल जाइए, तो है ही नहीं स्कीम, मैं मानता हूँ नहीं है। अदरवाइज कुछ किया उन्होंने क्या बजट में आपको, जिसको देख के आपको खुशी हो कि हमारा सेक्टर के लिए बहुत अच्छा काम? दो बातें की हैं। एक बात है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जोर दिया है, वो बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। और सेकंड जो बात है कि वो पूरे लीगल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, वो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स में एक बहुत ही प्रॉब्लम रहा है, कोई टाइटल्स हमारे देश में क्लियर नहीं आ रहे हैं। और मेरे अंदाज से ये होने के बाद हमारी टाइटल्स क्लियर हो जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको 100% सिक्योरिटी मिल जाए। बताइए। सर डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स का ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट में चल रहा है। अगर ये करते हैं कि आधार से आपकी सारी प्रॉपर्टीज को लिंक करके डिजिटाइज कर देते हैं, तो शायद कुछ होगा कि एक जगह हो गया तो चलो एसेस करने में आसानी हो जाएगी। इससे सेक्टर को कोई बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। सेक्टर देखिए, मैं एकदम हिंदी में समझना चाहता हूँ आम आदमी के लिए कि मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं खर्च करूँगा, मकान खरीदूंगा, सब करूँगा। कैसे आएगा ये मुझे गणित समझनी है। अदरवाइज देखिए 10 साल से सरकार कोशिश कर रही है, मैं इस पर इंटेंट में मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड पे चीज़ें उतर रही हैं, क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है? क्या मैंने तो उदाहरण दिया कि 9 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स है और 10 लाख करोड़ का इंडिविजुअल टैक्स है। हम लोग ज़्यादा देते हैं, कंपनियां कम देती हैं। तो एनेबलर बन के हमें क्या फ़ायदा हुआ? अनिल जी, हमें क्या फ़ायदा हुआ एनेबलर बन के? इस बजट से ग्राउंड पे क्या उतरने वाला है? ये तो जैसे विजन डॉक्यूमेंट टाइप का लग रहा है मुझे एक। नीरज जी, ये बोलना चाहता हूँ, एक मिनट इसमें आपसे थोड़ा मैं बहस करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में। आप हम लोग का नेबरहुड देखिए, जो हम लोग इंडिपेंडेंस में हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, वही सब हम लोग तो वही थे। और अभी हम लोग जो 3000 करीब पर कैपिटा पर आ रहे हैं, 2800 पर कैपिटा पर आ रहे हैं, तो काफी बढ़त हुई है। द स्पीड ऑफ चेंज इज नॉट अप टू एक्सपेक्टेशंस, बट इट इज वेरी गुड। मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि इंडिया चाइना को छोड़ करके सेकंड बेस्ट इकोनॉमी रही है 30 साल के लिए, और ये हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं। ये सही बात है कि तब भी 1 बिलियन पीपल आर सफरिंग एंड लिविंग वेरी बैडली, मगर इसके ये नहीं माने कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जितना इंप्रूवमेंट चाहिए था उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और जितने स्पीड पर चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और कहीं और कोई पॉलिसी इंप्रूव करें तो और तेज हो सकता है। हाँ, सारा खेल तो स्पीड का ही है, काम तो सब जगह हो रहा है। अनिल जी, आप अपनी बात रखिए जी। नहीं नीरज जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे सिन्हा जी कह रहे हैं, जमीनी हालात में परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से मतलब उम्मीद थी उस तरीके से नहीं हुआ। बट इसमें वही है कि अब ये इस बजट में आपने देखा होगा कि लाभार्थियों का जो ये रेफरेंस है वो मिसिंग है इस बजट में। तो ये नहीं है कि लाभार्थी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही है कि ये जो लाभार्थी का जो मसला था एक तरीके से टैकल हो चुका है। आप बेसिक्स में देखिए, कुकिंग गैस देखिए, बिजली देखिए, पानी का समस्या है, लेकिन बाकी जो भी उपलब्धियां हैं सब हैं। तो लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं, तो इस बजट को आप उस तरीके से देखिए, मतलब इस बजट को नॉर्मल बजट्स की तरह मत देखिए। जो ये एक नया विकसित भारत जो भी एजेंडा सरकार का है, उस तरीके में पहला कदम है। तो आप नौकरियों का देखिए, उन्होंने 2 मुद्दों को टैकल करने की कोशिश की है। एक तो नौकरियां क्रिएट करना कि जो प्राइवेट सेक्टर से ही होगा, सरकार में नहीं होगा। दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी,
तो उसके लिए जो स्किल जो चाहिए, आप कहीं भी पूछ के देख लीजिए, आप इन्फी देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, ये कोई भी इंजीनियर उठाते हैं नॉन आईआईटी लेवल से, इनकी ट्रेनिंग में ये 1 साल लगा देते हैं। इन्होंने तीनों ने यूनिवर्सिटी खड़े कर दिए ट्रेन करने के लिए। तो ये मतलब जो मेरा कहने का मतलब है कि आप तुरंत नतीजे मत देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे पिछले 10 साल में लाभार्थियों को टारगेट किया गया तो एक अचीवमेंट हुआ, एक मैट्रिक अचीव हुआ। अब अगले 5-10 साल में क्या स्ट्रेटजी है वो है ये। तो एक लेवल से जो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में टीच देम हाउ टू फिश, तो अब ये टीच देम हाउ टू फिश का लेवल हम देख रहे हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर दोहरा रहा हूं मैं और बाकी किसी पैनलिस्ट ने भी कहा कि फिस्कल जो इन्होंने प्रूडेंस दिखाया है, मतलब जो गार्ड रेल्स में जो काम करने का जो कमिटमेंट दिखाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे इन्फ्लेशन पे काबू आता है, इससे रेटिंग एजेंसीज को छोड़िए, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लेवल पे कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब मिला के देखिए एक वर्क इन प्रोग्रेस वाला बजट है। प्रसन्न सर, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काफ़ी पहले बनी थी, है ना, और इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि बेरोजगारी है इस देश में, इसलिए शुरू के 20 मिनट तक मैडम जी इसी पे बोलती रही कि हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इंटर्नशिप स्कीम लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये रिकॉग्निशन है आज 10 साल बाद। मेरा पॉइंट यहाँ पे है, आप मुझे बेसिक्स समझाइए। एक मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है जिसकी साल की आमदनी 20 लाख रुपए है और एक एकदम गरीब आदमी है गाँव का, उन दोनों की लाइफ में ये बजट क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, मेरे को ये समझाइए आप। तो पहले वे गरीब से शुरू करते हैं। आज प्रॉब्लम ये है, आपने एक सवाल पूछा इससे पहले कि ये नया फैक्ट्री कहाँ से बनेंगे जॉब के लिए। नए फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। आज हालात ये है कि जो वर्कर है उसका जो स्किल लेवल और उसका जो एक्सपेक्टेड वेज है उसमें गैप है। तो उसका स्किल के हिसाब से उसको मान लीजिए 100 रुपए दे सकते हो आप, बट द एक्सपेक्टेड वेज 200 है। कंपनियां जो है वो तो दे विल कॉम्पनसेट ओनली फॉर द स्किल। अब ये जो गैप है ये कौन भरेगा? अगर नॉर्मल एजुकेशन अगर अच्छा होता, अगर उसको अच्छा एजुकेशन, ये सरकार के फेल हो रहे, पर इस सरकार की नहीं, 50 साल 60 साल से फेल हो रहे। अगर आज मुझे पता है, जो बीकॉम जब मैंने किया बाहर जब आया था, मुझे ये पता नहीं था कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। तो ऐसा एजुकेशन हम देंगे तो ये स्किल गैप रहेगा। तो ये सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये जो डिफरेंस है, जो कंपनी व्हाट दे कैन पे मी, मुझे कोई कंपनी 100 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 150 है, ये 50 रुपए कौन गैप फुलफिल करेगा? ये सारा जो स्कीम है ये 50 रुपए फुलफिल करने का कोशिश है। अगर ये 50 रुपए सरकार के तरफ से, सब्सिडी के तरफ से आती है, देन इफ आई गेट इनटू अ जॉब, एक बार मैं इन्फोसिस के अंदर घुस जाऊं, कहीं और किसी और कंपनी के अंदर घुस जाऊं, तब मैं उसी एनवायरनमेंट में सीखूंगा, मतलब एक्चुअल सीखूंगा, और ये भी सीखूंगा जो चाहिए वही सीखूंगा। अभी सरकार का जो प्रोग्राम है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि सरकार डिसाइड करेगी कौन सा क्या स्किल चाहिए आपको। किसको पता क्या स्किल चाहिए? चार ऑफिसर्स दिल्ली में बैठ के कैसे डिसाइड करेंगे कि लोगों को क्या स्किल चाहिए? इसमें ये होगा कि मार्केट में जो चाहिए वही सीखेंगे लोग। दे विल गेट इनटू द जॉब जो जिसका अभी जो स्किल और वेज एक्सपेक्टेशन गैप है ना, उसको भरेगी। तो आपको नया फैक्ट्री नहीं चाहिए इसकी। एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में भी जो हम मार्जिनल एनालिसिस, क्या होता है कि एक कंपनी एनालिसिस करती है कि एक वर्कर को अगर मैं 100 रुपए दूंगा कि कितना प्रोडक्टिविटी आएगा, कि तो इफ प्रोडक्टिविटी इज लोअर, वर्कर के जगह मशीन ले लेते। अब क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बाय वेज, इसको एक्चुअल है प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय वेज, ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, इट बिकम्स अट्रैक्टिव टू हायर अ वर्कर इंस्टेड ऑफ अ मशीन। तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज विल हायर पीपल। ये होगा अगर ये, मतलब दिस इज ऑल अज्यूमिंग दैट ये स्कीम प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा, वो तो मुझे पता नहीं। अगर इसलिए ये बहुत जबरदस्त स्कीम है, ऐसा नहीं है कि ये जो स्कीम है, इसलिए मैं कहता हूं 1000 मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन दिस इज वन स्कीम। फाइनली देयर इज अ रिकॉग्निशन। हम कह सकते हैं 10 साल तक क्यों नहीं किया, बट पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट अभी तो एटलीस्ट समझ में आ गई ना, तो विच इज गुड। मामा जी को मध्य प्रदेश में 2 साल पहले समझ आ गया था, उनका अभी भी चल रहा है सीको कामा योजना। आप देखिए, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में भी डाल दिया था इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये एक, आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड इट्स अ मच बिगर मूव।
अगर ये प्रॉपरली, और इसमें एक और चीज है, आप इसको और जो खटाखट स्कीम जो अपोजिशन कह रहे थे उसको कंपेयर कीजिए। में क्या होता था कि अगर आप किसी को 8,500 देंगे, लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा, वो महिला उसी में रहेगी, उससे बाहर निकलने का कोई आज अगर नरेगा में आप काम करते हो, नरेगा से कैसे बाहर निकलोगे? आपको कोई स्किल नहीं मिलता। इसमें ऐसा नहीं है, ये आप लाइव इंफोसिस एनवायरनमेंट में सीख रहे हो। इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद आप इससे बाहर हो जाओगे, और जो नया जो गांव वाला आपका लड़का है उसको काम मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट होगी जो फॉर दोज हु आर लेस स्किल्ड। आपका जो गांव वाला है, मैं भी गांव से आता हूं, मुझे पता है, मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, तो अब मुझे पता है कि स्किल लेवल क्या होता है। तो ऐसे लोगों को इससे फायदा होगा। और जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर में प्रॉब्लम यह है कि आपका रेगुलेटर इसका बेनिफिट नहीं दे रहा है। अगर रेगुलेटर समझ के, ये जो सरकार जितना कर सकती थी इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, इन लोगों ने किया है। इन्होंने 5.8% कहा, 5.6 डिलीवर किया, अभी 5.1 कहा, 4.9, और इससे भी कम होगा। इसके बाद भी अगर रेगुलेटर इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर रखेगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये टोटल वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो मैं ये कि अगर रेगुलेटर इंटरेस्ट रेट कम करता है, वो आपका जो 20 लाख वाला है ना, उसको फायदा होगा, क्योंकि उसके जो कंपनी में जहां पे वो काम करेगा वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम यह है, अपना रेगुलेटर बैठे हुए हैं कि कोई 4%, उनको समझना चाहिए फूड इन्फ्लेशन इज मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं हो सकता, कभी नहीं होता, कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। तो आपको कोर इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा। और ये प्रसन्न सर, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यही तो मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ कि एक बेसिक कहीं पे पेच है जो गड़बड़ है, जो इस चीज़ को टैकल नहीं कर रहा है। दूसरा, आपने कई सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं कि खटाखट स्कीम को तो मैं भी विरोधी हूँ, वो तो आपको एकदम पैरासाइट बना देगी, लेकिन कहीं पे ज़रूरत होती है कि आप डायरेक्ट इंटरवेंशन करके उनकी मदद करें कैश के थ्रू, जिससे कि उनकी गाड़ी चल पड़े। अभी क्या कब तालाब भरेगा, कब मगरमच्छ आएंगे वाली बात हो गई ना। मेरे को तो आज ज़रूरत है सर। बिल्कुल, कहीं पे अगर ड्रॉट आया है वहां पे कैश ट्रांसफर कीजिए। मैंने एक सुझाव दिया था कि अगर किसी को कैंसर है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस है, उसको 5,000 महीना दे दीजिए, उससे कोई मॉरल हज़ार नहीं होता, क्योंकि जब ट्रीटमेंट है वक्त में उसका इनकम लॉस हो जाता है। जहां पे डिस्ट्रेस है वहां पे कैश ट्रांसफर बनता है। तो ये भी जो आपका जो स्किल प्रोग्राम है इन्होंने लॉन्च किया है, एक तरह का कैश ट्रांसफर ही है, और क्या। सो दिस इज ऑल्सो फॉर नीडी, दिस इज ऑल्सो फॉर रिक्वायर्ड, जिनका स्किल गैप है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि कैश ट्रांसफर कंडीशनली वेयर देयर इज डिस्ट्रेस, वहां पे कैश ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन ये अनकंडीशनल सबको मिलना, सबको 8,000 9,000 लाइफ लॉन्ग मिलना, इससे देश बर्बादी हो जाएगा। तो ये नहीं करना, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो ये स्किल प्रोग्राम हम इसका अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए, इससे बहुत फायदा होगा। तो मेरा यही होप है कि ये इंप्लीमेंट हो जाए। जी हाँ, आप बताइए सर, मार्केट में आपने कहा कि लॉन्ग टर्म में अच्छा है ना जी, अब जरा उसको एक्सप्लेन करिए आप। जी देखिए, मैं एक कदम पीछे लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारा एक उद्देश्य है कि हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकॉनमी से बढ़ के 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बने। वो कैसे बनेंगे? जो गैप है वो कैसे कवर करेंगे? वो तभी कवर करेंगे जब एंटरप्रेन्योरशिप को हम सपोर्ट करें। जैसे मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि सरकार का काम है एनिमल स्पिरिट्स को अनलीश करना, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इतना इंसेंटिव दिया जाए कि वो उस इंसेंटिव का फ़ायदा लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, बिजनेस जनरेट करे, जिससे जीडीपी का ग्रोथ हो। अगर सिर्फ उस नज़रिए से इस बजट को देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ी ट्विकिंग हुई है टैक्स वगैरह पे। पर और दूसरी बात, वापस जाते हैं आईटी इंडस्ट्री का, भी किसी ने बात करी, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ की, वो कैसे बनी? 93 से लेके 2006 तक मेरे ख्याल से इनकम टैक्स ज़ीरो था, टैक्स देते ही नहीं थे। तो जो भी कैपिटल आती थी उसको डिप्लॉय करते रहते थे वापस ग्रोथ के लिए, और वो सरकार ने उस समय ज़्यादा सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। तो सिर्फ इसलिए कि आपने कहा फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, एक रूल था। ये नहीं कि कॉर्पोरेट टैक्स ज़ीरो है, पर जो फॉरेन इनकम है, डॉलर में जो इनकम है, उस पर टैक्स नहीं है, तो उनका पूरा फ़ायदा मिला। उस फ़ायदे से इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। तो अब देखना ये है, अगेन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं ये बेट कर रहा हूँ कि मेरे सामने ये जीडीपी बढ़ेगा, तो जहाँ जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कंपनीज़ का मार्केट कैप बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो
बजट में क्या ऐसा हुआ कि वो होगा, तो इमीडिएटली आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट बजट नहीं था कि उस सेक्टर पे टैक्स लगा दिया, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक बड़े इनकम के बाद कि अब आपको एग्री पे भी टैक्स लगेगा, उसको हम फ़ायदा छोटे किसानों को दे देंगे, उतना नहीं था। बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। पर अभी भी मैं देखना चाहूँगा, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सिर्फ एक बजट जो है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, सिर्फ यही नहीं कि अब अगले साल बजट आएगा बीच में कुछ नहीं होगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा भी जीएसटी रैशनलाइजेशन होगा, 6 महीने में उनका फोकस है कि कैसे जीएसटी को रैशनलाइज करे। बहुत इरेशनैलिटी है जीएसटी रेट्स में। दूसरी तरफ जो डायरेक्ट टैक्स जो बिल अभी आएगा, उसमें टैक्स रेट्स भी वापस रैशनलाइज होंगे। मैं देखना चाहूँगा उसमें कि कैसे इंसेंटिव मिल रहा है उन बिजनेसमैन को जो रिस्क लेके बिजनेस बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। क्या सरकार उनको 2, 3, 4 साल का टैक्स ब्रेक दे रही है? क्या उनको लोअर कॉस्ट पे कैपिटल दे रही है, जिससे कि वो कहें कि हाँ इतना मैं रिस्क ले रहा हूँ तो ये बिजनेस मुझे करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितनी मैं मेहनत करूँगा, रिस्क लूँगा, उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो बजट एक वर्क इन प्रोसेस है, एक ठीक वर्क इन प्रोसेस है, कोई नेगेटिव नहीं है। जैसा कुछ पैनलिस्ट ने कहा भी कि कोई फ्रीबीज नहीं है कि बांट दें। फरवरी में आप 15% देखना चाहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स? अगले फरवरी में, कमिंग फरवरी में, हाँ 4-6 महीने बाद हाँ चाहेंगे आप देखना? मेरे चाहने ना चाहने से मुझे नहीं लगता कि देखिए इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड रादर देन प्रेडिक्ट। मेरा क्या है कि आप प्रिपेयर्ड रहें, जो है जो होगा उसके लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। देखो, मैं तंत्री जी से एक चीज़ से सहमत हूँ कि प्रॉब्लम को ब्लैंकेट बैन कर देना इज नॉट सोल्यूशन, है ना। कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो इसको रोक दो। आप उन पॉकेट्स को चेक करिए जहाँ पे गड़बड़ है, कि भाई ये जगह गड़बड़ है तो इसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे एक मतलब इस बजट से एकदम अलग हट के बात मैं कह रहा हूँ, दुनिया में कोई कंट्रीज नहीं जहाँ जीरो करप्शन हो, ठीक है। तो अब उसका कोई फार्मूला था नहीं, तो जहाँ है वहाँ रोको, जहाँ है वहाँ रोको, यही फार्मूला दुनिया भर में चलता है। वो एक सही तरीका है, क्योंकि करप्शन फ्री दुनिया हो ही नहीं सकती। वैसे ही जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे एक बबल बन रहा है, तो वहाँ पे आप चेक लगाइए, लेकिन आप उसको ब्लैंकेट कर दीजिए कि चलो अच्छा मैं टैक्सेशन ही इतना ज़्यादा कर दूंगा, ये डिस्करेजिंग होता। हाई टैक्स में कौन सी कंट्री ग्रो कर सकती है बताइए? पर अभी भी आप नीरज जी 12.5% लॉन्ग टर्म टैक्स इक्विटी पे मुझे लगता है दुनिया में सबसे कम लेवल पे है अभी भी। आप यूरोप में जाइए, यूएस में जाइए, यूएस में स्टेट गवर्नमेंट में 46-47% टैक्स है। अभी आप ही कह रहे थे कि ग्रोइंग कंट्री में जीरो टैक्स करो तो हमारी कंपनियां आगे बढ़ेंगी। जो बिजनेसमैन जो रिस्क ले रहे हैं, तो वो उनका धंधा है। अब जो मैं कमा रहा हूँ मेरे धंधे में आप लगा रहे हैं टैक्स। वो किया उन्होंने। अब वही मैं आपको बता रहा था शुरू में जब आवाज नहीं आई कि देखिए पहले क्या था, एक एनोमली थी। अगर मैं लिस्टेड शेयर ले रहा हूँ तो मेरा टैक्स सिर्फ 10% है लॉन्ग टर्म का, पर अगर मैं अनलिस्टेड में स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 20% टैक्स देना पड़ता था। अब वो बराबर हो गया, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, अगर मैं टीसीएस जैसी लेस रिस्क की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा टैक्स रेट कम था। अगर मैं ज़्यादा रिस्क लेके एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा टैक्स ज़्यादा था। बहुत बड़ी एनॉमली थी, अब वो निकल गई। अब एज एन इन्वेस्टर इन स्टार्टअप्स मैं रिस्क ले सकता हूँ कि मेरा कैपिटल गेन अब सिर्फ 12.5% हो गया है, जो पहले 20% था। एंजल टैक्स भी चला गया। तो आई थिंक ये काफ़ी, आप जब फाइन प्रिंट में जाएंगे तो आप देखेंगे सरकार का फोकस है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें। एक आज की चर्चा में शायद पूरा नहीं आया, पर मुझे जो सुन के लगा कि फोकस रहेगा अगले 6 महीने साल भर। तो सिर्फ यही नहीं कि आज जो खत्म हो गया यही हो गया। मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे एक रिफॉर्म रोल आउट। आई एग्री। देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाद में निकल के आएंगी। अभी बहुत बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट बिग 4 जो है सब निकालेंगे धीरे धीरे करके कि क्या क्या इसमें और चीज़ें जो लोगों को समझना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आवाज़ के दर्शक वो हैं जो एस्पिरेशनल हैं जी, उनकी थोड़ी ठीक ठाक कमाई है, वो मार्केट में पैसे लगाते हैं, वो नौकरी करते हैं, वो कुछ करते हैं। उनके एस्पिरेशंस को क्या मीट किया जा रहा है? क्या है? अनिल जी सवाल आपसे है। मिडिल क्लास लगातार सिर्फ टैक्स पेयर बना हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आपको ये गर्व होना चाहिए कि आपके टैक्स से देश चल रहा है। ये गर्व हम कब तक करते रहेंगे? 1 करोड़ में अगर आप उससे 34 लाख रुपए टैक्स ले रहे हैं, थोड़ी ज्यादती नहीं लगती आपको? नीरज जी, ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पूरे मिडिल क्लास में एक मतलब एक गुस्सा सा है कि खास करके जब एक तरीके से भ्रष्टाचार दिखता है, दूसरी तरह से टैक्स हम देते हैं और हमें जो सर्विस मिलता है वो बहुत ही अच्छा सर, इसमें एक में अनिल एक सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ दो, मैं भूल जाऊंगा। आपने बहुत अच्छे हाईवेज बनाए हैं,
लेकिन 250 किलोमीटर का हाईवे चलने में 1200 रुपये का टोल्स भी ले लेते हैं आप मेरे से, और टैक्स तो ले ही रहे हैं आप, जैसे TDS काट लेते हैं। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी तो उसमें टैक्स तो चोरी हो नहीं सकती। GST भी लगता है फिर। और GST तो सर लग ही रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो उसमें भी GST 18%, 28 जो भी लग जाता है 18%, सीमेंट में 28% की GST लगी। हिरनदानी जी भी चले गए, नहीं भी वो बहुत इसमें नाराज होते। तो आप मिडिल क्लास को जो रुपए की वेलोसिटी बना रहा है उसको क्या दे रहे हैं आप? नीरज जी, जो इसका कोई आसान जवाब नहीं है जो आप पूछ रहे हो। तो ये तो ऑब्वियस है कि मिडिल क्लास जो है इस देश का टैक्स बेस है। और बट किसी भी आप इकोनॉमी में देख लीजिए, दुनिया भर में मिडिल क्लास जो है वो डायनामो होता है इकोनॉमी का। अब इस सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो सही कह रहे हो, पिछले 10 साल, बट ये सरकार नहीं, पिछले 20 साल देखिए, किसी सरकार में इतना ध्यान नहीं दिया। बट अभी आप उपलब्धियां देखो, जब एक इकोनॉमी जब गति पकड़ता है, आप देख लीजिए उदाहरण से 15 साल पहले हमारी कुछ 2 ट्रिलियन के आसपास, 2 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी था। आज 4 ट्रिलियन, 3.7 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन के दुगना हो गया है। अब दुगने में आप देखिए जमीनी तौर पे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? जरूर पड़ा है। अब आप जो मार्केट का जो देख रहे हैं 80,000 जो आप कह रहे हो, जो एक एस्पिरेशनल क्लास है, ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन पे काफी फोकस रहा है इस बजट में। जो मिडिल क्लास के लिए किया है, लोअर तबके पे, जो छोटे तबके पे, उनके लिए किया है। तो जो 17,000 जो इनकम है आप दे रहे हो एक्स्ट्रा, वो लोअर सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड में, ये हमारे लिए शायद बड़ा रकम नहीं होगा, लेकिन उस लेवल पे बहुत बड़ा रकम है। तो आप इस तरीके से देखिए कि जो मिडिल क्लास को जो है, जैसी इकोनॉमी बढ़ता जाएगा उसी तरह उनको जो मुनाफा बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। आप तुरंत आप देखेंगे कि जो आपने सही बोला कि हम टैक्स इतना देते हैं, हमें फायदा क्या है, वो अच्छा सवाल है। वो सवाल बार बार पूछना चाहिए, दोहराना चाहिए। लेकिन आप रिलेटिव लेवल पे देखिए, 10 साल पहले और आज में फर्क पड़ा है नहीं पड़ा? मुझे, आप किसी पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, मुझे तो लगता है जरूर फर्क पड़ा है मेरे मिडिल क्लास लाइफ में। लेकिन टैक्स मेरे कम हुए नहीं हुए, वो सही कह रहे हो। लेकिन टैक्स के तौर से मत देखिए, सारे एक ओवरऑल सेंस पे देखिए। आप इन्होंने जो गलतियां की हैं उनको करेक्शन भी कर रहे हैं। जैसे TCS जो है, ये बहुत ही गलत एक डिसीजन लिया इन्होंने, पिछले साल 20% कर दिया TCS हर विदेशी ट्रांजैक्शन पे। तो उसको अभी इस बजट में करेक्ट किया कि TDS से आप क्रेडिट सेट ऑफ कर रहे हो। तो मतलब गलतियां कर रहे हैं, करेक्शन हो रहा है, इसको टाइम लगेगा। लेकिन मिडिल क्लास प्राइमरी ग्रुप नहीं है जिसको ये कोई भी सरकार नहीं देखेगा। सर, अनिल सर देखिए, अभी 40-50 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि मिडिल क्लास का बहुत छोटा ग्रुप है। और 17,000 करोड़ सर 1,500 रुपये महीने भी नहीं बनता है, और 15 लाख रुपए उसके लिए आपको कमाने हैं, तब 17,000 बचेंगे आपके। और जो 14-15 करोड़ डीमैट होल्डर हैं, उसमें अब हाईएस्ट ग्रोथ रेट यूपी जैसे स्टेट्स की है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट वाले खाली मुंबई और चेन्नई और दिल्ली के लोग हैं। अब छोटे छोटे शहरों में इक्विटी कल्चर बन रहा है, वो उनको एक तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन चलो खैर, मार्केट को छोड़ ही देते हैं। तो उनके हाथ में अगर आप पैसा नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा है उनको, तो फिर मुश्किल है। फिर मुझे लगता है कि इस पर आराम सरकार सोचना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा क्लास है। अब वो 80 करोड़ राशन के साथ बाकी 40 करोड़ और जोड़ लीजिए आप, जो दुखी हैं कि उनको कुछ नहीं मिलता कभी किसी बजट में, और उनकी कोई सोचता भी नहीं है, केवल उनको ये बताया जाता है कि आपके भरोसे देश चल रहा है। वेरी क्विक कमेंट प्रसन्न सर आपके 1 मिनट के अंदर। एक बात आपको हमें सोचना पड़ेगा कि मिडिल क्लास को ये भी सोचना पड़ेगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन लोगों ने अचीव किया है, उसका बहुत 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 बड़ा फायदा मिडिल क्लास को ही होता है। आपके दर्शक जो कह रहे हैं 80,000, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होता तो 80,000 नहीं होता, सेंसेक्स 40 होता। इनकम ही नहीं होता, इनकम नहीं होता तो टैक्स का तो सवाल ही नहीं है। तो टैक्स इसलिए हो रहा है कि इनकम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सहमत हूं कि पिछले पैनलिस्ट से, कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। बट मैं आपकी सोच से भी सहमत हूं कि ये हर जगह छोटे छोटे जहां पे भी ऑप्शन है वहां पे टैक्स लगाना सरकार का, इनका स्लोगन क्या था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। बट गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज एक्चुअली गॉन अप, 15-16% है, 14% से 16% हुआ है। तो गवर्नमेंट का रोल, हम लोग, वी कैनॉट हैव बोथ, वी कैनॉट हैव हाई कैपेक्स, हाई वेलफेयर स्पेंडिंग एंड लो टैक्सेस, वो कभी नहीं हो सकता। हमें भी जब हम सरकार से डिमांड करते हैं, हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा
जो हमारा डिमांड है कहाँ कम करे, इधर तो कैपेक्स कम करना पड़ेगा या वेलफेयर स्पेंडिंग कम करना पड़ेगा, तभी टैक्स कम हो सकता है। नहीं तो अगर सिर्फ बोरोइंग करेंगे तो वेनेजुएला में जो हुआ वैसा ही होगा, सब लोग गरीब हो जाएंगे, तो मिडिल क्लास ही नहीं रहेगा। तो इतना आसान कोई सोल्यूशन नहीं है, सरकार को लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक सरकार का साइज कम करना पड़ेगा, इसलिए दे हैव टू रैशनलाइज सम ऑफ द एक्सपेंडिचर। कौन सा करेंगे वो उनको सोचना पड़ेगा। जी, अच्छा, कुछ हुआ ना हो, एक बात से मैं सहमत हूँ आप सब लोगों की कि इस देश में रेजिलियंस बहुत हो गया है। आप कुछ भी करो लोग झेल लेते हैं। तो मुंबई की बारिश का हाल देख लीजिए ना, सब जा रहे हैं घर। देश में देख लीजिए रेजिलियंस क्या गजब का है। पानी कितना भी बरस जाए तो रेजिलियंस है, टैक्स बढ़ा दो तो रेजिलियंस है, सब बहुत बर्दाश्त करने की क्षमताएं लोगों की बढ़ गई। ये तो ज़रूर इस देश में हुआ है, लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं कि एक फाइन बैलेंस की ज़रूरत है और आपको हर क्लास को, हर वर्ग को रखना पड़ेगा। और जो स्कीम्स की गई स्किल डेवलपमेंट वाली, इससे पहले भी एक मिनिस्ट्री बनी थी स्किल डेवलपमेंट की, पता नहीं इसको क्या हुआ। अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया तो यही स्कीम आपके बहुत भारी पड़ने वाली है और ये चैलेंज होगा सरकार के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत तेज़ी से काम होगा, क्योंकि एक फैक्ट के साथ फूड फॉर थॉट छोड़ जाता हूँ आपको कि जो इस देश की पर कैपिटा इनकम है ना, वो कर्नाटक में 4 लाख है और यूपी में 1 लाख है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर वो एक कंसनट्रेटेड ग्रोथ 1-1.5% की होगी और उन्हीं से आप वसूली करेंगे 98% के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तंत्री जी के साथ एक दिन एक विशेष चर्चा 1 घंटे की मैं करूँगा, बजट को डिगोट करूँगा और डिटेल में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।